हेलो गाइस। तो हम SK 1 to 17 हमने पढ़ा था। सेक्शन 3 हमने यहाँ तक किया था। अब हम सेक्शन 3 SK 12 to 15 वहाँ उसके MCQs नंबर 9, 11 से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड साइड इफ़ेक्ट। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एक डायूरेटिक है, थायाजाइड डायूरेटिक है। इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हाइपोकैलेमिया होता है। पोटाशियम को ये यूरिन के अंदर रिलीज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर पोटाशियम कम होगा, उसको हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। तो ये हाइपोकैलेमिया भी करवाता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी करवाता है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, लेकिन मोस्ट कॉमनली हाइपोकैलेमिया करवाता है। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करता है किस चीज़ को? अल्वियोलाई को। और जो ब्रोंकस को कौन सप्लाई करता है? ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस इज सप्लाइड बाय ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा, और जो राइट ब्रोंकस है उसको थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी फ्रॉम थोरेसिक एरोटा। अल्कोहलिक मदर है विद ए बेबी विद फेशियल हाइपोप्लेजिया, वेयर डज द डिफेक्ट? एम्ब्रियोनिकली। अब अल्कोहलिक मदर है, अल्कोहल क्या करता है? टेराटोजेनिक अफेक्ट इसका होता है, ये एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट्स काज करवाता है। ये फर्स्ट आर्च को क्या करेगा? फर्स्ट आर्च को डैमेज करेगा, और फर्स्ट आर्च का काम क्या था? फेस को बनाना। तो फर्स्ट आर्च जब डैमेज हो गया, उसकी वजह से फेस ठीक से नहीं बनेगा, छोटा फेस होगा, स्मॉल फेस होगा, उसको हम कहते हैं फेशियल हाइपोप्लेजिया। मतलब यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि फेशियल हाइपोप्लेजिया हुआ है तो कौन सा आर्च बनाता है फेस को? तो वो फर्स्ट आर्च है। अ पेशेंट यूजिंग स्टीरॉयड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ही इज़ एट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। स्टीरॉयड बोन्स को वीक करते हैं, ये क्या करवाते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाते हैं। बोन की जो है लाइसिस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोन फार्मेशन। जब आप स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या है? बोन वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, उसकी वजह से फिर क्या? फ्रैक्चर्स होते हैं। सिस्टिक सर्कोसिस काज बाय विच ऑफ दीज है? इंजेक्शन ऑफ ओवा ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का जो ओवा होता है वो अगर इंजेस्ट करेंगे तो वो सिस्टिक सर्कोसिस करवाता है। A patient presented with paralysis of right limb and right lower face है along with homonymous heminopia. Lesion is present in which of the following है? तो इसका आंसर है फोरब्रेन। अब देखें, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़वाया था न्यूरो एनाटॉमी में। एक होता है क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया, एक होता है अनक्रॉस्ड। क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया में ये था कि एक साइड का अगर फेस इन्वॉल्व है, राइट साइड का फॉर एग्जांपल, लेकिन बॉडी क्या है? लेफ्ट साइड का पैरालाइज है, उसको हम कह रहे थे क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। और क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया हमेशा उसमें क्या होता था? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये फॉर एग्जांपल पोन्स हैं, पोन्स के अंदर क्या है? फेशियल न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। अब पोन्स के अंदर फेशियल न्यूक्लियस के अंदर अगर मसला हो, या पोन्स से नीचे अगर हमारे पास क्या है? डैमेज हो नर्व्स, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है ना, उसमें फिर इस तरह होता है, एक साइड का फेस दूसरे साइड का बॉडी पैरालाइज होता है, क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होता है। लेकिन अगर सेम साइड की फेस है और सेम साइड का बॉडी है, वो इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम कहते हैं अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। उसमें क्या है? पोन्स से ऊपर वाला एरिया डैमेज होता है, मिड ब्रेन होगा या फोर ब्रेन होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने होमोनाइमस हेमिनोपिया भी दिया हुआ है, मतलब ऑप्टिक नर्व भी डैमेज है। तो ऑप्टिक नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपको पता है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो अब ऑप्टिक नर्व भी डैमेज है, और साथ में क्या है? जो फेशियल फाइबर्स हैं वो भी। तो इसका मतलब वो एरिया डैमेज है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व भी प्रेजेंट है, जहाँ से फेशियल फाइबर्स भी क्रॉस हो रहे हैं। तो वो एरिया कौन सा है? फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में ऑप्टिक नर्व भी पास हो रहा होता है, और वहीं से फेशियल नर्व्स भी आ रहे होते हैं नीचे पोन्स की तरफ। तो होमोनाइमस हेमिनोपिया है। अगर ये नहीं होता होमोनाइमस हेमिनोपिया, तो फिर क्या है? आप मिड ब्रेन को भी करेक्ट कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, आफ्टर ट्रांसप्लांट लीवर रिसेंट साइज इंक्रीजेज देन प्रीवियस बाय इन बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट बाय विच मैकेनिज्म? अब आप लोगों को पता है कि लीवर क्या है? एक रीजनरेशन की कैपेसिटी इसमें होती है। तो लीवर क्या है? उसके सेल्स बढ़ जाते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, रेसिपिएंट के अंदर भी, डोनर के अंदर भी। तो सेल्स बढ़ने के अमल को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, रीजनरेशन ऑफ सेल्स होगी। लेफ्ट पोन्स कनेक्टेड विद। अब लेफ्ट पोन्स, ये राइट पोन्स है, ये लेफ्ट पोन्स है। पोन्स हमेशा अपोजिट साइड के सेरिबेलम के साथ कनेक्ट होता है। तो राइट पोन्स जो है लेफ्ट सेरिबेलम के साथ, और जो लेफ्ट पोन्स है वो राइट सेरिबेलम के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन ऊपर ये पोन्स ऊपर जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम होता है, वो आर वाला। तो सेम साइड के सेरिब्रम के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड के सेरिबेलम के साथ। तो यहाँ पर क्या है? राइट सेरिबेलम के साथ कनेक्ट है लेफ्ट पोन्स, ठीक है, और लेफ्ट सेरिब्रम के साथ।
A patient with acute appendicitis, pain and fever for last 24 hour on pathological examination seen. अब 24 हार हुए हैं पेशेंट को अक्यूट अपेंडिसाइटिस के, तो ये हो गया अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या, न्यूट्रोफिल हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कहते हैं 5 डेज हो चुके हैं तो हम लिम्फोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजिस, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजिस या लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में या एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फ्लेमेशन दोनों में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस होते हैं या फिर लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन अगर हो उसमें भी लिम्फोसाइट्स होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड बाय, अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड बाय पोटाशियम इफ्लक्स, एक है अचीव्ड, एक है मेंटेन्ड, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ये मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाया हुआ है एक सेल का, फॉर एग्जांपल -90 उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो थोड़ा बहुत जब सोडियम वगैरह एंटर होगा तो ये पोटेंशियल -90 से जाएगा कहाँ तक, -70 तक जाएगा, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। आहिस्ता आहिस्ता सोडियम जब इंटर हो रहा होता है ना किसी लीकी चैनल से, तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी सेल की, -90 से आहिस्ता आहिस्ता -70 तक जाएगा। जैसे 70 तक पहुंच गया तो एकदम क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो सेल के अंदर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो जब ओपन होते हैं तो सोडियम बहुत तेज़ी से इंटर होता है सेल के अंदर, तो फिर क्या है, तेज़ी से नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ सेल की पोटेंशियल जाएगी। -70 से होता होता 0 + 10 तक, 0 या +10 तक जाएगा। अब इस फेज़ को थ्रेशोल्ड से लेकर +10 तक, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये कौन करवा रहा था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब क्या है, +10 तक चला गया, वहाँ से वापस अब लाना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ। तो अब क्या होगा, सोडियम चैनल जब +10 तक पहुँचेगा, सोडियम चैनल फिर क्लोज हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। वो जैसे ओपन होंगे, पोटाशियम क्या करेगा, सेल से बाहर निकलेगा, क्योंकि पोटाशियम सेल में ज़्यादा है ना। तो पॉजिटिविटी जब निकलेगी सेल से, तो फिर क्या है, वापस सेल नेगेटिव की तरफ आएगा, +10 से वापस 0, फिर -10 वगैरह होता होता -90 तक आएगा। इस फेज़ को फिर हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो पहला थ्रेशोल्ड था, फिर डीपोलराइजेशन था, फिर रीपोलराइजेशन। अब ये रीपोलराइजेशन के प्रोसेस की वजह से सेल वापस क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ आता है। और ये रीपोलराइजेशन कौन करवा रहा था, पोटाशियम का इफ्लक्स। पोटाशियम जब बाहर निकल रहा होता है उसकी वजह से रीपोलराइजेशन होता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ सेल आ जाता है। तो यहाँ पर पोटाशियम इफ्लक्स। लेकिन अब जब -90 तक आ गया, -90 के ऊपर अगर सेल का पोटेंशियल मेंटेन रखना है, वो मेंटेन कौन करेगा, वो है सोडियम पोटाशियम पंप। अब देखिए, पोटाशियम सारा बाहर जब चला गया तो सेल का पोटेंशियल -90 तक आ गया। अब सेल के अंदर पोटाशियम कम है, सेल के बाहर सोडियम, सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम क्या है, इस दौरान ये डीपोलराइजेशन जब हो रही थी सोडियम अंदर आ रहा था। तो अब सेल में सोडियम ज़्यादा है, पोटाशियम कम है। तो हालांकि सेल के अंदर सोडियम कम होना चाहिए, पोटाशियम ज़्यादा होना चाहिए। तो अब सोडियम पोटाशियम पंप काम करेगा, वो क्या करेगा, सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटाशियम को अंदर लाएगा। तो हर 3 सोडियम के बदले 3 सोडियम बाहर निकालेगा, 2 पोटाशियम को अंदर लाएगा। तो फिर क्या है, उसकी वजह से फिर पोटेंशियल -90 के ऊपर मेंटेन रहता है। तो मेंटेन की अगर बात होगी तो सोडियम पोटाशियम पंप लगाना है, और अचीव्ड की अगर बात होगी पोटाशियम इफ्लक्स। फॉर इंक्रीजिंग आयरन एब्जॉर्प्शन व्हाट शुड बी एडिड इन डाइट। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए सिट्रस फ्रूट्स ऐड करने हैं, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स में जैसे लेमन है, ऑरेंज है, उनमें क्या होता है, विटामिन सी, और विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। अगर ये आया हुआ था फॉर डिक्रीजिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कौन करता है, वो है फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स। उनमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम भी पॉजिटिव चार्ज है, आयरन भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं जीआईटी के अंदर ना, तो ये तो सेम होते हैं ना, तो फिर कंपटीशन होगी दोनों के दरमियान। तो फिर कैल्शियम क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है। इस वजह से आयरन जब भी आपने लेना हो सप्लीमेंट्स, तो आपने मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स उस वक्त नहीं लेने होते, मिल्क टी भी नहीं पीना होता। लेकिन आयरन जब भी आप लेते हैं उसके साथ आप लेमन या ऑरेंज जूस वगैरह पी सकते हैं, वो उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेंगे। विच आर द फॉलोइंग डिक्रीजेज आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन विदाउट डिक्रीजिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन। अच्छा, ये बताना चाह रहे हैं कि आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजन का जो टेंशन का मतलब अमाउंट, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो आर्टेरियल ब्लड के अंदर वो सेम है, वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है। तो ये कौन करवाता है इस तरह, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करवाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने नहीं देता।
लेकिन ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा के अंदर सेम क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी सेम है, टेंशन सेम है आर्टेरियल ब्लड में, लेकिन वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो पा रहा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, तो सेचुरेशन कम होगा ना। A patient has chronic respiratory acidosis है, for every 10 rise in PCO2 the compensatory rise in bicarbonate is, ये रटने वाली चीज़ है, ये 3 है, ये आपने रटना है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि पेशेंट हाइपो वेंटिलेट कर रहा है, उसकी वेंटिलेशन ठीक से नहीं हो रही, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि हर 10 जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा तो उसके साथ कंपेंसेटरी राइज इन बाइकार्बोनेट कितना होगा? 3 जो है बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन काजेज विच इफेक्ट है, ये रिलैक्सेशन करवाते हैं, वेजोडाइलेशन करवाते हैं स्केलेटल मसल में, ताकि स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। और ये कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेट कब होंगे? जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो, उस दौरान स्केलेटल मसल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि स्केलेटल मसल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से वेजोडाइलेशन होगी। लेकिन कैसे होगी? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं और वो वेजोडाइलेशन करवाते हैं स्केलेटल मसल्स में। एंटी डिप्रेसेंट काजिंग इंक्रीज कैल्शियम, तो हाइपर कैल्सीमिया कौन करवाता है? फ्लूओक्सिटिन। गूज बम्प्स आर कंट्रक्शन ऑफ इरेक्टर पिल्लाई मसल। अब गूज बम्प्स हम किसको कहते हैं? ये फॉर एग्जांपल है आर्म या हैंड है, उसके ऊपर ये हेयर्स इस तरह से इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से। अब ये एक हेयर मैं बना रहा हूँ, ये एक हेयर है फॉर एग्जांपल। अब इस हेयर के साथ, मतलब ये स्किन के ऊपर इस तरह पड़ा होता है, इसके साथ मसल होता है इरेक्टर पिल्लाई मसल। तो जब सर्दी होती है या फिर खौफ के आलम, फियर में जब पेशेंट होता है कोई बंदा, तो उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो इस मसल को कंट्रैक्ट करता है। ये मसल जब कंट्रैक्ट होगा तो ये हेयर क्या हो जाएगा? इरेक्ट, सीधा हो जाएगा। तो ये बॉडी के सारे बाल हेयर्स जो होते हैं, बॉडी हेयर्स इस तरह इरेक्ट हो जाएंगे। इस मसल का नाम क्या है? इरेक्टर। इरेक्टर मतलब इरेक्ट करने वाला ना, इरेक्ट कर रहा है। पिल्लाई मीन्स हेयर को, तो इरेक्टर पिल्लाई मसल की कंट्रक्शन होती है ड्यूरिंग गूज बम्प्स। गूज बम्प्स का मतलब हेयर का इरेक्ट होना ना, तो उस वक्त कौन सा मसल कंट्रैक्ट हो रहा है? इरेक्टर पिल्लाई मसल। रेशनल ड्रग डिज़ाइन इज, ये अल्टीप्लेज है, रेशनल ड्रग डिज़ाइन अल्टीप्लेज होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए डुप्लेक्स कौन सा होता है? ये जीसी, ग्वानिन साइटोसिन होती है। उसकी वजह क्या है कि जो एडेनिन साइटोसिन होते हैं, एडेनिन थाइमिन होते हैं, उनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। लेकिन ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर है हमारे पास अ लेडी सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ब्रेस्ट अंडरगो टोटल मेस्टेक्टमी है। डेवलप एडिमा ऑफ राइट लोअर लिम्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीज़न ऑफ दिस एडिमा। अब राइट लोअर लिम्फ की एडिमा हो रही है और कार्सिनोमा ब्रेस्ट था, मेस्टेक्टोमी हमने किया है, तो टोटल मेस्टेक्टोमी में लिम्फ नोड्स को भी रिमूव करते हैं, तो अब इस वजह से उसमें एडिमा हो रहा है, क्योंकि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लिम्फ नोड्स आपने रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, एंड्रोजन काज बोन ग्रोथ अप टू लिमिट। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन क्या है? बोन ग्रोथ की, जब तक एपिफिजियल प्लेट ओपन होगा तो टेस्टोस्टेरोन बोन को ग्रोथ करवा रहा होगा, प्राइमरी ग्रोथ हो रही होगी, हाइट बढ़ रही होगी। लेकिन जैसे एपिफिजियल जो प्लेट है वो पहले कार्टिलेजिनियस होता है ना, जैसे वो बोनी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मज़ीद ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये देखें, काजेज एपिफिजियल प्लेट क्लोजर, तो एपिफिजियल प्लेट क्लोज हो जाता है ना बाद में, कार्टिलेज जब बोन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त एंड्रोजन मजीद बोन ग्रोथ नहीं करवाता। फिर है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट इज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। प्राइमरी में क्या क्या आ रहे थे? फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल मतलब स्टर्नम का जो फर्स्ट रिब के साथ जॉइंट है, वो बिटवीन एपिफाइसिस एंड एफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन। लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, सिम्फिसिस प्यूबिस है, मैनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ये आपने रटने हैं। इनसॉल्युबल फार्म ऑफ आयरन इज स्टोर्ड इन, इनसॉल्युबल फार्म ऑफ आयरन जो है हीमोसिड्रिन है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक होता है आयरन ट्रांसपोर्ट का, आयरन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, टी से ट्रांसपोर्ट है, टी से ट्रांसफेरिन है, इस तरह याद रखें। आयरन का जो एक्सेस होता है इनसॉल्युबल स्टोरेज फार्म, वो है हीमोसिड्रिन, और आयरन का नॉर्मल स्टोरेज फार्म जो है फेरेटिन है। अब फेरेटिन लिवर के अंदर भी होता है, बोन्स के अंदर भी होता है, ब्लड के अंदर भी होता है, लेकिन जो एक्सेस फॉर्म है हीमोसिड्रिन, ये लिवर के अंदर स्टोर हो सकता है, ये बाकी आर्गन्स के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हीमोक्रोमेटोसिस में, और वो लिवर को डैमेज करता है, स्किन को डैमेज करता है।
अच्छा, आगे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज होती है, एटीपी यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ। तो लोअर से जब आप हायर की तरफ किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो उस वक्त आपको एनर्जी रिक्वायर होती है और वो एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। इसको हम कहते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो डिफ्यूजन होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, फिर है लिगामेंट पायर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपीड्यूरल। तो इसमें लास्ट में लिगामेंट फ्लेवम होता है, उसके बाद में उसको जब हम पायर्स करते हैं आगे फिर हम लोग CSF को वो एस्पायरेट कर सकते हैं। टर्मिनल इलियम डिसेक्शन विच विटामिन डिफिशिएंसी एकर्स। अब टर्मिनल इलियम का आप लोगों को पता है B12 उसका काम है, B12 की एब्जॉर्प्शन। तो उसकी रिसेक्शन करेंगे तो B12 की डिफिशिएंसी हो जाएगी और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट दैट काज रिजेक्शन इज़। तो ये पोलियोमा वायरस होता है जो कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। पेशेंट इन OT सर्जरी इज अंडरगोइंग, पेशेंट नीड्स ब्लेडर एम्प्टिंग, सर्जन पास नीडल टू अपर सरफेस ऑफ ब्लेडर वेसल एट रिस्क ऑफ डैमेज। अब ब्लेडर के अपर सरफेस के ऊपर इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी होता है, वो डैमेज हो सकता है। अब प्रेग्नेंट लेडी इन 30 वीक्स टेकिंग ओनली आयरन सप्लीमेंट्स, शी विल बी डिफिशिएंट इन फोलिक एसिड। लेकिन ये फोलिक एसिड असल में नहीं है, ये आप कैल्शियम, इसमें प्रेफर कैल्शियम करना है। अब कैल्शियम यहाँ पे है नहीं तो हमने फोलिक एसिड लगा दिया है, क्योंकि आयरन और कैल्शियम दोनों पॉजिटिव केटाइंस हैं। तो ये जब भी दोनों साथ में लेंगे तो फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन, अगर कैल्शियम आप साथ लेते हैं आयरन के साथ तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आयरन लेते हैं तो फिर वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इनके ट्रांसपोर्टर सेम होते हैं, ये कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। इस वजह से आयरन को आपने कभी दूध के साथ नहीं लेना, और जब दूध लेंगे उस वक्त आपने आयरन बिल्कुल नहीं लेना। मोनोसाइट्स लाइकली कैन ट्रांसफ़र इनटू लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स इन क्रोनिक इन्फेक्शन। जैसे कि TB में होता है, TB में जायंट सेल्स बन जाते हैं, वो मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं और बहुत सारे मैक्रोफेजेस एक बड़ा जायंट सेल बनाते हैं। A girl presented with malar, butterfly rash, joint pain and repeated history of abortion, ANA positive, what is diagnosis? तो ये हमारे पास इन्होंने तो SLE दिया हुआ है, लेकिन ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। वो अगर ऑप्शन में होता तो आपने वही लगाना था। H2O2, लेकिन SLE के साथ भी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम SLE का समझें एक वेरिएंट है या उसके साथ प्रेजेंट होता है, इस वजह से SLE भी यहाँ पे करेक्ट है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट इन विच ऑफ दीज, ये प्रेजेंट होता है परऑक्सीसोम में। ये नाम से जाहिर है ना, परऑक्सीसोम, पर का मतलब परऑक्साइड इसमें होता है। और लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोम, लाइसो मीन्स लाइसिस करवाना, ब्रेक डाउन करवाना। तो इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करवाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स की। तो उन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोलेसिस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन। ये एंजाइम क्या करते हैं, वाटर की मदद से बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं। फिजियोलॉजिकल काज ऑफ हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी ब्लड के अंदर। तो उसकी फिजियोलॉजिक काज क्या है, हाइपो वेंटिलेशन। अगर एक बंदा वेंटिलेशन अपना डिक्रीज़ करेगा अपनी मर्ज़ी से तो उस वक्त ऑक्सीजन कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। V/Q रेशो इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म वुड बी। अब V क्या है, वेंटिलेशन है, Q क्या है, परफ्यूजन है। वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वजह क्या है, उसमें वेंटिलेशन तो ज़्यादा है लेकिन परफ्यूजन कम हो गई है। तो नीचे वाला जब कम होता है तो फिर रेशो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल थारोफेयर चैनल करेक्ट स्टेटमेंट हैविंग स्मूथ मसल। ये जो चैनल होते हैं इनके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये रट्टे वाली चीज़ें रटना है आपने। सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, प्लाज्मा सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में, वो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ऑल अर्नन रिस्पॉन्स इज़ फर्स्ट सीन एट एक्सॉन हेलिक। एक्सॉन का जो एक पॉइंट होता है जिसको हम एक्सॉन हेलिक कहते हैं, वहाँ पर या तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऑल या नन रिस्पॉन्स होता है। इस तरह नहीं है कि हम कहें थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता।